पुनः स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल नवोदय क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं। भारत के भूगोल के अंतर्गत एक क्लास नंबर 35 है। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने पिछली क्लासेस में गंगा नदी अपवाह तंत्र के बारे में देखा था, जिसमें हम लोगों ने गंगा नदी व गंगा नदी की प्रमुख महत्वपूर्ण सहायक नदियों के बारे में देखा था। आज हम लोग भारत की तीसरी सबसे महत्वपूर्ण नदी ब्रह्मपुत्र नदी अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज हम लोग देखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी अपवाह तंत्र। देखिए, सबसे पहले हम इसके कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स को लेके चलेंगे, उसी से हमें पूरा इस ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में समझ में आ जाएगा। देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थान, सबसे पहले ब्रह्मपुत्र नदी के उद्गम स्थान के बारे में समझेंगे हम। तो देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थान, इसी से आप समझ लीजिए कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थान सिंधु नदी व सतलुज नदी के निकट है। और सिंधु नदी और सतलुज नदी का कहां पर है उद्गम स्थान? तो वो कैलाश पर्वत के दक्षिण में है। तो फिर ब्रह्मपुत्र नदी के उद्गम स्थान में हमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थान कैलाश पर्वत, जैसा कि सतलुज नदी और सिंधु नदी में हुआ था, कैलाश पर्वत के दक्षिण में स्थित मानसरोवर झील के निकट चेमा युंगडुंग ग्लेशियर के दक्षिण पूर्व में स्थित है। देखिए, पिछली क्लासेस में हमने बताया था, यह है राकसताल झील, जहां से निकली है सतलुज नदी। यह है मानसरोवर झील, जिसके उत्तर से निकली है सिंधु नदी। और यह है चेमायुंगडुंग ग्लेशियर, तो इस ग्लेशियर से निकली है ब्रह्मपुत्र नदी। इस नदी का जो प्रवाह है वो पश्चिम की ओर होता है। इस नदी का भी प्रवाह पूर्णतः पश्चिम की ओर हो जाता है। और ब्रह्मपुत्र नदी का जो प्रवाह है, जो फ्लो है, वो पूरब की ओर होता है। किसकी ओर? पूरब की ओर। देखिए, तो अभी हमने ब्रह्मपुत्र नदी के उद्गम के बारे में देखा। कैलाश पर्वत के दक्षिण में स्थित मानसरोवर झील के निकट चेमायुंगडुंग हिमनस के पूर्व दक्षिण में इसका उद्गम स्थान स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में। देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी जब निकलती है तो वह तिब्बत से निकलती है। तो तिब्बत में इस नदी को हम कहते हैं सांगपो। तिब्बत नदी को हम कहते हैं सांगपो। इसकी जो शुरुआत होती है इंग्लिश में, वो ST से होती है, तो T साइलेंट होता है, और सांगपो, तो इसका तिब्बत में नाम है सांगपो। देखिए, नेक्स्ट देखते हैं ब्रह्मपुत्र नदी मुख्य रूप से 3 महत्वपूर्ण देशों में बहती है। ब्रह्मपुत्र नदी को हम अंतरराष्ट्रीय नदी भी कहते हैं। इसका उद्गम स्थान तिब्बत में होता है, जो कि चीन काबिज किए हुए है। तो तिब्बत में, चीन में बहती है, फिर भारत में बहती है, फिर बांग्लादेश में बहती है। तो 3 महत्वपूर्ण देशों में बहने वाली नदी है ब्रह्मपुत्र नदी, जो कि एक अंतरराष्ट्रीय नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी का जहां से उद्गम स्थान है, जैसे ही वो उद्गम होती है और वो पूरब की ओर फ्लो करना शुरू कर देती है, तो इसका जो फ्लो है वो है पूरब की ओर है, जैसा कि सतलुज और सिंधु नदी का जो फ्लो है वो पश्चिम की ओर है, भारत की ओर है। देखिए, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम के बाद यह पूरब की ओर लगभग 1100-1200 किलोमीटर चलती है। पूरब की ओर 1100 से 1200 किलोमीटर लगभग चलती है। चलने के बाद तिब्बत में स्थित, देखिए हम बार बार बताएंगे, तिब्बत में स्थित नामचा बरवा पर्वत, कई किताबों में आपने देखा होगा और कई लोगों ने आपको पढ़ाया होगा कि नामचा बरवा पर्वत तिब्बत में ना होकर अरुणाचल प्रदेश में है, तो वो गलत है, क्योंकि नामचा बरवा पर्वत तिब्बत में स्थित है। तो तिब्बत में स्थित क्या है? नामचा बरवा पर्वत। वहीं से ब्रह्मपुत्र नदी यू टर्न करती है, वहीं से ब्रह्मपुत्र नदी यू टर्न करती है। अभी हम बता रहे हैं 7,756 मीटर यह ऊंचा है नामचा बरवा पर्वत। वहीं से ब्रह्मपुत्र नदी यू टर्न लेते हुए भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। देखिए, देखिए, ये है इंडिया का, ये नेपाल,
ये भूटान आ गया, ये अरुणाचल प्रदेश। तो देखिए ये है सांगपो नदी, ये गुजर रही है यहां से निकल करके, ये गुजर रही है। ये है नामचा बरवा पर्वत और ये यू टर्न लिए और ये अरुणाचल प्रदेश में एंटर कर जाती है। तो ये नामचा बरवा जो पर्वत है यह स्थित है तिब्बत में। तो कई जगह आपने पढ़ा होगा कि नामचा बरवा पर्वत अरुणाचल प्रदेश में है, तो वह पूर्णतः गलत है। नामचा बरवा पर्वत स्थित है तिब्बत में। अगर आपको थोड़ा सा भी शक है तो आप गूगल में डालिए नामचा बरवा पर्वत, तो वहां जो स्थिति होती है, जो इसको सिचुएशन होती है, वो उसमें अपने आप ही लिख के आ जाएगा तिब्बत। तो नामचा बरवा पर्वत कहां पे है? तिब्बत में स्थित। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी नामचा बरुआ में एक बड़ा गहरा गार्ज बनाती है। जब यह नदी यू टर्न करती है नामचा बरवा से, तो यह बहुत गहरा गार्ज बनाती है, बहुत ही गहरा तंज गार्ज बनाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थान, जैसा कि हमने पहले बताया था, ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम स्थान है वो सतलुज सिंधु के काफी निकट है। तो सतलुज नदी का स्रोत जो है राकसताल, वहां से 35 किलोमीटर है और सिंधु नदी का जो मानसरोवर के उत्तर में स्थित बोखरचू ग्लेशियर से लगभग 150 किलोमीटर दूर स्थित है। देखिए सतलुज नदी, सिंधु नदी पश्चिम की ओर फ्लो करती है और ब्रह्मपुत्र नदी पूरब की ओर फ्लो करती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जब यह नदी अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, देखिए जैसे ही यह नदी यू टर्न नामचा बरवा से यू टर्न करती है और इंडिया में प्रवेश करती है, इंडिया के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, तो वहां पर इसको सांगपो नाम से बदल करके ना तो ब्रह्मपुत्र कहते हैं ना यहां पर सांगपो कहते हैं, इसका नया नाम हो जाता है, वो है नाम सियांग या दिहांग। देखो सियांग इसका नाम हो जाता है, सियांग। इसको भी बताते हैं। देखिए ये है अरुणाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट। अरुणाचल प्रदेश के आधे डिस्ट्रिक्ट तो नदियों के नाम पर रखे हुए हैं, नदियों के नाम पर रखे हुए हैं, या फिर नदियों के नाम इनके डिस्ट्रिक्ट के नाम पर रखे हुए हैं। तो देखिए ये है सियांग, ऊपरी सियांग, पश्चिमी सियांग, पूर्वी सियांग। इसी प्रकार यह है ऊपरी सिवानगिरी, यह निचली सिवानगिरी। तो इसी प्रकार से यह है लोहित। देखिए नदियों के नाम पर आधे डिस्ट्रिक्ट के नाम नदियों के नाम पर रखे हुए हैं। तो जैसे ही इस जिले में प्रवेश करती है, वैसे ही इस नदी का नाम सांगपो से सियांग हो जाता है। तो अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को हम कहते हैं सियांग, कहते हैं सियांग। देखिए ये भी ये जिलों के नाम पर रखे हुए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी की प्रमुख सहायक नदियां। देखिए ब्रह्मपुत्र नदी की कई महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं, लेकिन यहां की जो नदियां हैं वह गंगा और सिंधु नदी की अपेक्षा बहुत ही छोटी नदियां हैं। देखिए दाएं तरफ से मिलने वाली, देखिए तिस्ता नदी, दाएं तरफ से मिलने वाली तिस्ता नदी, सुबनसिरी, कामेत, मानस, ये महत्वपूर्ण नदियां हैं। ये दो नदियां तो वहां पर डिस्ट्रिक्ट ही नाम से है। देखिए ये दो नदियां तो वहां के डिस्ट्रिक्ट ही नाम से हैं। देखिए ये है कामेघ और ये है सुबनसिरी। तो ये दो नदियां तो डिस्ट्रिक्ट के नाम पर ही स्थित हैं। देखिए बाएं ओर से, मतलब बाएं ओर से मिलने वाली महत्वपूर्ण नदियां लोहित। देखिए लोहित एक जिला है, ठीक है। लोहित, दिवांग, कपिली, धनसिरी इत्यादि महत्वपूर्ण इसकी सहायक नदियां हैं। आगे हम क्लासेस में ब्रह्मपुत्र की महत्वपूर्ण सहायक नदियों के बारे में भी देखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। असम। देखिए असम में जैसे ही यह नदी प्रवेश करती है, वैसे ही ना तो इसका नाम सांगपो होता है, ना ही इसका नाम सियांग होता है। इसका एक प्रमुख नाम जो कि पूरे विश्व में जाना जाता है, ब्रह्मपुत्र। तो असम में प्रवेश होते ही इसका मूल नाम ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। असम घाटियों में ब्रह्मपुत्र नदी लगभग 720 किलोमीटर फ्लो करती है। असम में लगभग 720 किलोमीटर फ्लो करती है। यह भारत में सबसे ज्यादा इसका जो विस्तार है वो लगभग असम में ही है, लगभग 720 किलोमीटर। देखिए ब्रह्मपुत्र नदी विश्व की सबसे गहरी व सबसे बड़ी तंज घाटी बनाती है। तंज घाटी का मतलब होता है बहुत ही खड़ी हुई घाटियों से निकलने वाली नदी। वैसे तो सिंधु नदी भी बहुत ही खड़ी व तंज घाटियों से निकलती है, लेकिन जो ब्रह्मपुत्र नदी है वह लगभग 1100 से 1200
किलोमीटर तो सीधे गहरी तंज में निकलती है, क्योंकि इसकी जो 1100-1200 किलोमीटर है यह लगभग तिब्बत में बहती है, और तिब्बत में वहां पर हिमालय की जो श्रेणी है उसके ऊपर में वहां पर भी कई महत्वपूर्ण पर्वत चोटी पाई जाती हैं। तो उसी वजह से यह बहुत ही गहरी बड़ी तंज घाटियों से फ्लो करती है। तो यह विश्व की सबसे गहरी लंबी बड़ी तंज घाटियों से फ्लो करती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। असम में यह नदी दक्षिण, जैसे ही असम में यह इंटर करती है इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है। और यह धुबरी में आते ही, देखिए ये धुबरी में आते ही, देखिए ये नदी फ्लो करती है, और जैसे ही ये धुबरी आती है, धुबरी में आते ही तुरंत ये दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। ये धुबरी आई और दक्षिण की ओर मुड़ करके बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। देखिए असम में यह नदी दक्षिण की ओर मुड़ करके बांग्लादेश में प्रवेश करती है। नेक्स्ट देखिए, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को एक नया नाम दिया जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी जैसे ही बांग्लादेश में प्रवेश करती है वैसे ही इसका एक नया नाम आ जाता है, जमुना। तो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र न सांगपो न सियांग, यहां एक नया नाम मिलता है, जमुना। तो जमुना किस नदी का नाम है? ब्रह्मपुत्र नदी का नाम है। देखिए बांग्लादेश में प्रवेश करते ही सिक्किम से निकलने वाली एक प्रमुख नदी तीस्ता नदी, इसकी एक सहायक नदी बनती है। जैसे ही बांग्लादेश में प्रवेश करती है वैसे ही तीस्ता नदी इसकी एक महत्वपूर्ण सहायक नदी बनती है। देखिए गुवाहाटी पूरब में स्थित 7 महत्वपूर्ण स्टेट में सबसे जो प्रमुख शहर है वह है गुवाहाटी। गुवाहाटी सबसे प्रमुख शहर है। इसके अलावा एक डिब्रूगढ़ शहर है जो कि सबसे प्रमुख शहरों में से एक आता है, पूर्वी राज्यों में स्थित शहरों में से। डिब्रूगढ़ की एक प्रमुख विशेषता आपको बता देते हैं। डिब्रूगढ़ से एक ट्रेन चलती है, उस ट्रेन का नाम है विवेक एक्सप्रेस, जो कि डिब्रूगढ़ से लेकर के कन्याकुमारी तक चलती है, जो कि भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन है। सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन है डिब्रूगढ़ से लेके कन्याकुमारी तक। इसकी जो दूरी है लगभग 4218-19 किलोमीटर इसकी दूरी है। तो कहने का मतलब है आपको डिब्रूगढ़ याद करने में एक सहूलियत हो जाएगी कि डिब्रूगढ़ पूर्व में स्थित राज्यों का एक प्रमुख शहर है, जहां से विवेक एक्सप्रेस एक ट्रेन चलती है जो कि कन्याकुमारी तक जाती है, जो कि भारत की सबसे दूरी तय करने वाली ट्रेन है। इसकी लगभग जो दूरी है वो 4218 से 19 किलोमीटर है। चलिए, तो गुवाहाटी, डिब्रूगढ़ और काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध पार्क है। तो तीनों महत्वपूर्ण और भी कई महत्वपूर्ण चीजें ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर ही स्थित हैं। देखिए नेक्स्ट देखते हैं। अंत में यह नदी गंगा में मिल जाती है। जैसे ही यह नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है वहां पर ये जमुना नाम से जानी जाती है। जैसे ही ये आगे चलती है तो भारत से आने वाली प्रमुख नदी गंगा, जो कि बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है, तो यह आगे चलकर पद्मा में मिल जाती है। पद्मा में मिल जाती है। देखो दोनों नदी की संयुक्त धारा जो होती है वह पद्मा के नाम से जानी जाती है। तो पद्मा के नाम से जानी जाती है और ये आगे चल करके मेघना नदी में मिलकर के एक बड़ी धारा के रूप में बनाती है। बड़ी धारा के रूप में बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। और बंगाल की खाड़ी में जाने के पहले ये विश्व के प्रसिद्ध सुंदरवन के डेल्टा बनाती है। तो सुंदरवन के डेल्टा किन नदियों से बनता है? तो सुंदरवन के डेल्टा गंगा, जिसको हम कहते हैं पद्मा, ब्रह्मपुत्र जिसको हम कहते हैं जमुना, तो दोनों मिलकर के पद्मा, मतलब पद्मा, ब्रह्मपुत्र, गंगा और मेघना नदी के द्वारा विश्व के सबसे बड़े सुंदरवन के डेल्टा बनाए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। सदिया से धुबरी तक ब्रह्मपुत्र की रैंप घाटी में बहती है, जहां पर जलमार्ग बनाते हुए फ्लो करती है। देखिए ये नदी जब सदिया पहुंचती है तो यहां से एक घाटी मिलती है, तो यहां पर इसका जो फ्लो होता है वो अच्छा खासा होता है। इस वजह से यहां पर राष्ट्रीय जलमार्ग बनाया गया है। तो यह राष्ट्रीय वाटरवे, देखिए नेशनल वाटरवे 2 है। नेशनल वाटरवे 2 है। कहां से? सदिया से लेकर के धुबरी तक, और धुबरी के बाद ये दक्षिण में बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। तो आपको पता होना चाहिए भारत का
दूसरा राष्ट्रीय जलमार्ग कहाँ है, तो सदिया से लेकर धुबरी तक, जिसकी दूरी लगभग 891 किलोमीटर है। 891 किलोमीटर इसकी दूरी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उत्तर में शिवालिक, शिवालिक कहां पर है, उत्तर में है यहां पर। तो उत्तर में शिवालिक, दक्षिण में सलांग तक जाती है। कौन सी, यह जलमार्ग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ब्रह्मपुत्र नदी पहाड़ों से होकर के 1200 किलोमीटर चलने के बाद यह मैदानों में प्रवेश करती है, मैदानों में प्रवेश करती है। जैसे ही यह अरुणाचल प्रदेश के दक्षिण में आती है, वैसे ही यह असम में आने के बाद यह मैदान में प्रवेश कर जाती है। क्योंकि पूरब में स्थित जितने भी राज्य हैं, सभी राज्यों में सबसे प्रमुख जो राज्य है वो है असम। वहां पर जो जमीन है वो समतल है, वहां खेती करने लायक है, वहां से ही पूरे सातों प्रदेश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इस नदी के पानी की यात्रा के हिसाब से इसकी चौड़ाई बहुत कम है। ब्रह्मपुत्र नदी एक प्रमुख नदी है, लेकिन इसके जल का उपयोग बहुत ही कम कर पाते हैं, क्योंकि यह इतनी संकीर्ण घाटी में बहती है कि इस पर बांध बनाना बहुत ही कठिन है। लेकिन चाइना बांध लगातार बना रही है, लेकिन इस पर बांध बनाना बहुत ही कठिन काम है। तो इसका हम जो उपयोग है, इसके पानी का उपयोग बहुत ही कम कर पाते हैं, क्योंकि यह बहुत ही कम चौड़ी या फिर संकीर्ण घाटी में बहती है। देखिए ब्रह्मपुत्र नदी के पानी के बहाव की गति काफी तेज है। जब कोई पानी संकीर्ण घाटी में बहेगा तो उसका जो फ्लो होगा, उसकी जो रफ्तार होगी बहुत ही तेज होगी। वैसे भी यह नदी 1100-1200 किलोमीटर तक ऊंचे ऊंची घाटियों में बहती है, तो इस पे कई महत्वपूर्ण छोटे छोटे ग्लेशियर भी अपने पानी गिराते रहते हैं। इस वजह से इस नदी में पानी की जो मात्रा है बहुत ही अधिक होती है। देखिए इसलिए मृदापर्दन, नदी द्वीपों के निर्माण, बाढ़ आती रहती है। देखो इसको हम समझते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी की बहाव की गति काफी तेज है। जब किसी पानी के बहाव की गति तेज होगी तो वह ऊपरी परत को हमेशा बहाकर ले जाती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि यह मृदा अपरदन काफी तेज रफ्तार में करती है, क्योंकि इसकी रफ्तार बहुत तेज होती है। जब रफ्तार तेज होगी तो मृदा अपरदन करेगी, जब मृदा अपरदन करेगी तो नए द्वीपों का निर्माण भी एक महत्वपूर्ण बनता है। जैसे कि वहां पर संकीर्ण घाटी में बहती है, जैसे ही असम में आती है, असम में इसको मैदान मिल जाता है, तो ये जो बड़े बड़े अवसाद, बड़े बड़े जो टुकड़े लाती है, उन्हीं से यह अपने जल के आगे अवरोध बनाना शुरू कर देती है। जब जल आएगा तो यह बड़े बड़े पत्थरों को लाएगी, तो आगे ही अपने ही जल के साथ लाए अवसादों से यह अपने ही जल को अवरोध करना शुरू कर देती है। जब ये अवरोध करना शुरू कर देती है तो यह प्रोसेस 1-2 दिन, 1-2 साल नहीं चलती, बल्कि लाखों सालों से चली आ रही है। इसी वजह से इस नदी पर कई महत्वपूर्ण नदी द्वीप बनाए गए हैं, कई नदी द्वीप निर्माण हो जाते हैं। बाढ़ आती रहती है, जैसा कि हम हर साल देखते हैं असम में बाढ़ आ गई है, काजीरंगा पूरा डूब गया है, इसी तरह से इतने लोग प्रभावित हुए हैं। तो देखिए नए द्वीपों का निर्माण होता है। देखिए ये बाढ़ का चित्र है वहीं के असम के। तो इसी प्रकार से बाढ़ें आती रहती हैं असम में, क्योंकि यहां पर नदी का जो बहाव है बहुत ही तेज है। इस वजह से वहां के लोगों को हर साल दिक्कत होती ही होती है। और मेघालय, असम, इन राज्यों में बहुत ही ज्यादा बारिश होती है। विश्व में सबसे ज्यादा बारिश होने वाला जो प्रदेश है, जो शहर है, वो है मेघालय में है, जो कि पूर्वी राज्यों में स्थित है। चेरापूंजी और मासिमराम। देखिए नदी द्वीपों का निर्माण होता रहता है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली, सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप माजुली, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है, ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है। यह असम का एक महत्वपूर्ण डिस्ट्रिक्ट, इसको डिस्ट्रिक्ट घोषित कर दिया है। यह एक डिस्ट्रिक्ट है, यह बीचों बीच। कहने का मतलब है, अगर आप इसको समझेंगे तो देखिए, मान लीजिए ये ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है संकीर्ण घाटी से, जैसे ही मैदान में फैली तो ये जो अपने साथ कड़ लाती है, तो इन कड़ों को यहां उसने जमाना शुरू कर दिया, और यहां पर एक बड़ा सा स्थलखंड बन गया। अब जो नदी है वो इस तरह से अपनी बहना फिर शुरू कर देती है, तो ये जो है ये एक द्वीप बन गया। इसी को हम नाम दे सकते हैं, कई महत्वपूर्ण द्वीप है, उसमें एक द्वीप है माजुली। इस तरह से यह द्वीप बना, फिर आगे एक और छोटा द्वीप बन गया,
इस तरह से नदी द्वीपों का निर्माण होता है ब्रह्मपुत्र नदी पर। और भी कई महत्वपूर्ण नदियों पर होता है, लेकिन ब्रह्मपुत्र नदी नदी द्वीपों के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, क्योंकि इसमें नदी द्वीप है। देखिए, बाढ़ के लिए प्रसिद्धि है। देखिए, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप किस नदी पर बना हुआ है? तो वह ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, मार्ग परिवर्तन नदी द्वीपों के लिए हिमालय से बड़ी मात्रा में अपरदित कण आते हैं और अवरोध का काम करते, इससे मार्ग में परिवर्तन हो जाता है और ऐसे नए द्वीपों का निर्माण होता है। जैसे कि अभी हमने बताया कि नदी अपने साथ बड़ी मात्रा में कण लाती है, बड़ी मात्रा में अवसाद लाती है। जब अवसाद आगे जाते हैं संगील घाटी से, जैसे ही मैदान में फैलते हैं, यह अपने कणों के द्वारा एक अवरोध बनाती है और वही अवरोध बन बन के एक बड़ा द्वीप बन जाता है। इसी प्रकार से कई महत्वपूर्ण द्वीपों का निर्माण हुआ है ब्रह्मपुत्र नदी पर। उन्हीं द्वीपों में विश्व का सबसे बड़ा द्वीप माजुली, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर ही बना हुआ है। तो दोस्तों, आज हमने ब्रह्मपुत्र नदी के महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट पॉइंट्स को देखा है। इसमें हमने पूरी तरह से ब्रह्मपुत्र नदी को कवर किया है। आने वाली क्लासेस में हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी की कुछ महत्वपूर्ण सहायक नदियों के बारे में देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, बने रहिए। धन्यवाद।